हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके बने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी मैथ्स की पेडागोलॉजी की क्लास। तो देखते हैं, पहली विधि है आगमन की विधि। ये आगमन की विधि है जिसमें आपको बताया गया है कि इसी विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, जो अनुभव हमारे सामने होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, उनके आधार या फिर उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। जो अनुभव या फिर जो कार्य हमारे सामने हो रहे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं या फिर हम करते हैं, उन उदाहरणों या फिर उन प्रयोगों का अध्ययन कर ही नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। आप इसको याद रखना। आगमन की विधि क्या है कि जो हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है, कोई एग्जाम्पल लिया जा रहा है, वो हमारे सामने सिद्ध कर दिया जा रहा है, या फिर ऐसे कई उदाहरण या प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। उस आगमन विधि कौन सी विधि को कहा जाता है? तो याद रखना कि ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ के साथ जो निर्णय लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? आगमन की विधि कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होती है। कैसी होती है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। पहले तो प्रत्यक्ष जो हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है, उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। पहले हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके बाद में उसको हम प्रमाणित करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग आंसर को पढ़ा, उसके बाद में आपसे बोला जाता है कि उसमें से आप किसी छोटे आंसर को बनाइए। लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ने के बाद में क्या बोला? तो लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उसी प्रकार से पहले हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहनता से जान लेते हैं, उसके बाद में फिर उसके हम सूक्ष्म की ओर चलते हैं एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसके चरण हैं। पहला चरण होता है, सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण कहा जाता है। उदाहरण के आधार पर जो नियम बनता है उसको क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं। देखिए, इसका पहला गुण है, एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? ये एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। क्या करता है ये? एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों के अंदर नए नए ज्ञानों या फिर नई नई जानकारियों को खोजने का मौका उपलब्ध करवाता है। दूसरा गुण देखते हैं। आगमन विधि के द्वारा क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाते हैं बालकों को हम, और सरल से जटिल की ओर लेकर के जाते हैं। पहले हम उनसे इस प्रकार से काम करवाते हैं, जो चीज़ उनको पता होते हैं उस प्रकार से उनको हम प्रयोग करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे या फिर उदाहरण देंगे जो उनको पता होंगे। उसके बाद में हम फिर उनको ऐसी चीज़ बताएंगे उससे जोड़कर जो चीज़ उनको नहीं पता है। फिर सरल चीज़ें हम उनको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? धीरे धीरे जटिल करते जाते हैं अपने प्रश्नों को। इस प्रकार से बालकों को मूर्त उदाहरणों के से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। उदाहरण मूर्त किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो छोटी छोटे बच्चों की किताबें होती हैं उनमें चित्रों के साथ में ही सब कुछ बना होता है। कहानी लिखी तो चित्र साइड में बगल होते हैं, यानी कि मूर्त उदाहरणों के साथ जो है सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए बालकों में क्या होता है, जब वो चित्र के साथ में पढ़ते हैं, रंगीन चित्र होते हैं, अच्छे अच्छे कार्टून बने रहते हैं, तो उनके अंदर किताब को पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहती है कि चलो उस किताब को पढ़ते हैं। उसके अंदर भालू आएगा, शेर आएगा, चीता बना हुआ है, तो सब देखते भी और साथ में पढ़ने की जिज्ञासा भी उनके अंदर बनी रहती है। उसके बाद तीसरा नियम है, स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। जब बच्चे अपने आप ही किसी कार्य को करते हैं या फिर कोई कार्य सीखते हैं अपने प्रयोग के द्वारा, तो फिर वो अधिगम क्या होता है? सीखा हुआ कार्य क्या होता है? अधिक स्थायी, यानी कि अधिक दिनों तक उनको याद रहता है। यानी स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रह सकता है। अगर कोई कार्य आप अपने आप कर रहे हो तो वो चीज़ आपको बड़ी जल्दी याद हो जाती है करने के बाद में, और आप दूसरी बार भी उसको सरलता के साथ में कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी होता है। आगे देखते हैं इसके दोष कौन कौन से हैं। समय अधिक लगता है। आगमन विधि में क्या होता है? समय अधिक लगता है। बच्चे को सिखाना है ना, पहले उनको ज्ञात चीज़ें पढ़ानी है, फिर अज्ञात पढ़ानी है। पहले सरल पढ़ाना होता है, फिर उनको जटिल पढ़ाना होता है, फिर उनसे उनके द्वारा उनको फिर मतलब काम करवाने पड़ते हैं, उनको प्रयोग करवाना होता है, मूर्त चीज़ें बतानी होती हैं सब। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है। परिश्रम अधिक करना पड़ता है क्योंकि जो चीज़ हमें पढ़ानी है उससे पहले हमें उनको वो चीज़ बतानी है जो उनको पहले से पता है। उसके बाद में हमें अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है और उनको सरल से जटिलता की ओर लेकर के जाना है। इसीलिए समय अधिक और
परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम सबसे पहले उनको वो चीज़ बताते हैं जो उनको नहीं पता होती हैं, फिर उनको वो बताते हैं जो हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है पढ़ाने के लिए, या फिर उनका जो सिलेबस होता है। इसीलिए परिश्रम ज़्यादा होता है और अधिक समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको उनको मतलब किस प्रकार से पढ़ाना है, तो आप उनको कैसे पढ़ा पाओगे। इसीलिए अधिक परिश्रम की ज़रूरत है और अधिक सूझ या फिर समझ की आवश्यकता रहती है। तीसरा है, एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। यह भी कह दिया गया है साथ में कि ये विधि किस प्रकार की है। एक प्रकार से अपूर्ण विधि इसको समझिए, क्योंकि इसके द्वारा खोजे गए नियमों या फिर तथ्यों की जांच के लिए इसमें निगमन विधि की ज़रूरत बनी रहती है या फिर होती है। आगे देखते हैं, आगे है निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन विधि। अब देखते हैं इस विधि के बारे में। इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले से स्थापित नियमों, जो नियम पहले से बन चुके हैं या फिर हमारे सामने आ चुके हैं, उनके आधार पर या फिर उन सूत्रों का प्रयोग करते हैं जो पहले से बन चुके हैं। अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखा देते हैं। कैसे सिखाते हैं? जो नियम या फिर जो सूत्र पहले से बन चुके हैं, उनको इस्तेमाल करके अध्यापक छात्रों की समस्याओं का समाधान करना सिखाते हैं। आगे देखते हैं, तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये पहले तो नियम से उदाहरण की ओर जाता है। कैसे जाता है? पहले किसी नियम को फॉलो करता है, उसके बाद में उसके उदाहरण की ओर ये जाता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे पहले छोटी छोटी सामान्य जानकारियाँ, उसके बाद में विशिष्ट की ओर जाते हैं, हम उसके अंदर घुसते हैं। पहले सामान्य जानकारियाँ लेते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसकी विशिष्ट चीज़ों को हम पढ़ते हैं या फिर जानते हैं। सबसे पहले उनकी छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद में उस समूल हम उस पाठ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्थूल माने कि पूरा पाठ को बाद में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं। फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सबसे पहले हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, प्रमाण ले लेते हैं या फिर लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में उसको हम प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, ये आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा जो है निगमन विधि होती है। देखते हैं आगे, इसके गुण देखते हैं। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि। कैसी है? सरल है, क्योंकि इसमें पहले से उदाहरण और जो सूत्र हैं वो सब बने हुए होते हैं। उन्हीं के आधार पर हमें शिक्षक जो है क्या करता है, पढ़ाता है। आप अध्यापक हो तो आपको जो पहले से नियम बने हुए हैं या फिर जो सूत्र बने हैं, उसी के आधार पर जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं को सुलझाना है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। ये कैसा है? स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है, और संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। संक्षिप्त भी और व्यवहारिक भी है। बालक तेजी के साथ इस विधि को सीख लेता है। कौन सी विधि है ये? निगमन विधि है। इसको बालक तेजी के साथ में सीख जाता है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि होती है। ये सब याद रखना है आपको। इसके दोष कौन सा है? रटने की शक्ति पर बल देती है। इसमें सिर्फ ये दोष है कि ये रटने की शक्ति पर बल देती है, जबकि हमने कई बार पढ़ रखा है कि रटने की शक्ति पर कहीं पर भी इनमें सब में बल नहीं देना है। लेकिन इस विधि का सिर्फ यही दोष है कि रटने की शक्ति पर ज़्यादा बल देती है। उसके बाद है तीसरी विधि। कौन सी है? विश्लेषण की विधि। कौन सी है? विश्लेषण की विधि। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। किसको नाम देते हैं? विश्लेषण। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दे दिया जाता है या फिर नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। कैसे होते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। विश्लेषण विधि, आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि विश्लेषण विधि क्या होती है। मान लो आपको एक जैकेट खरीदनी है, आप जैकेट खरीदने जाते हो, तो आप अलग अलग प्रकार से उसके बारे में देखते हो, उसके तत्वों के बारे में, उसके गुण के बारे में। जैसे कि मान लो आपने कह दिया कि सस्ता भी है, एक तो ये हो गया। ये टिकाऊ है और ज़्यादा गर्म है, ये धुलने में आसानी रहेगी, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि इसका कपड़ा कैसा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म और अच्छा है। तो ये सब क्या हो गए? ये विश्लेषण हो गए। ये एक कोट था, इसके आपने इतने सारे विश्लेषण कर दिए। यही विधि है। इसका कहने का मतलब यही है कि किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की, आपने ये जो जैकेट था इसका सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण कर लिया कि ये टिकाऊ है, महंगा नहीं है, जल्दी साफ़ हो जाएगा धुलने पर, और काफ़ी गर्म है ये। तो इसी को कहते हैं किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया के विश्लेषण नाम दे दिया जाता है। तो आप इसको याद रखना, जो आपको हमने ये बताया है, यही यहाँ पर ये सब समझ लो लिखा हुआ है।
आगे है यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। कैसे होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर जाती है। जब हम गए थे जैकेट खरीदने के लिए, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं जैकेट का, याद रखना। जब हम जैकेट खरीदने गए थे तो हमें पता नहीं था कि ये कैसा है, किस प्रकार से, वो कितने रेट होंगे, गर्म होगा, ठंडा होगा, कपड़ा कैसा होगा। लेकिन जब हम गए और अज्ञात से जब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, हमने परीक्षण किया जब हमने इसका, तो हमें ये सब चीज़ें पता हो गई, यानी इसके बारे में सब कुछ हमने ज्ञात कर लिया। इसीलिए अज्ञात से ज्ञात की ओर यह विधि चलती है। और देखते हैं इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रयोग कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग या फिर लंब पर बना वर्ग, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अज्ञात होता है ना सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी हम सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति होती है। क्या करती है? एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी करने के, क्योंकि हमारे सामने अज्ञात चीज़ दी हुई होती हैं और उनके बारे में हमें ज्ञात करना होता है। इसीलिए बच्चों में क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है नई नई चीज़ों को जानने के प्रति। और क्या है? स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। ये विधि कैसी है कि हम किसी समस्या को स्वयं हल करें और उनका समाधान स्वयं खोजें, इस चीज़ पर भी ये क्या करती है? बल देती है। आगे देखते हैं स्वयं समस्या का समाधान करने और उसका हल खोजने पर भी ये बल देती है। आगे है अन्वेषण क्षमता, अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। अभी हमने बताया था कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था जैकेट का। जब आप जैकेट खरीदने गए थे तो आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने उसके बारे में खोज कर ली कि गर्म है, ठंडा है, कपड़ा अच्छा है, गर्म है, जल्दी साफ़ हो जाएगा, है ना, इसकी चेन अच्छी है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है। तो आपने उसके बारे में कितनी सारी खोज कर ली इतनी जल्दी। तो ये खोज करने की क्षमता का विकास करता है और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान होता है? जो आपको वहाँ पर ज्ञान मिला है वो कैसा ज्ञान होगा? स्थायी ज्ञान होगा। आपके पास काफ़ी दिनों तक वो ज्ञान रहने वाला है, वो जानकारी काफ़ी दिनों तक आपके पास रहेगी। आगे देखते हैं इसके दोष कौन से हैं। अधिक समय लेने वाली विधि है। कैसी है ये विधि? यह विधि जो है अधिक समय लेती है आपका, इसका यह दोष है। और कुशल अध्यापक की ज़रूरत होती है। जो इसका अध्यापक होना चाहिए कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, क्योंकि आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर के जाना है तो आपको सब कुछ आता होना चाहिए, इसीलिए कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है। यही इसका दोष है। ये दो इसके क्या हैं? दोष हैं। आगे देखते हैं। आगे है संश्लेषण विधि। कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। वो थी विश्लेषण और ये है संश्लेषण। अब इनमें दोनों में अंतर वस्तु या चीज़ के बारे में अलग अलग कई सारी चीज़ें निकाल ली थी कि ये कैसा है, सस्ता है, और ये अच्छा है, टिकाऊ है, धुलने में जल्दी साफ़ हो जाएगा, ये काफ़ी गर्म कपड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी जल्दी जान ली थी। यहाँ पे हमें क्या करना है? संश्लेषण में इन सभी चीज़ों को फिर से दोबारा से यहीं लेके जाना है, यानी फिर से हमें ये तीनों चीज़ें यहीं पे इकट्ठी कर देनी है। ये होता है संश्लेषण, वो था विश्लेषण। तो संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक कर देना, है ना। यही हमने आपको बताया, ये सब चीज़ें जो हमने जानकारी ली थी इनको दोबारा से सब इकट्ठा कर देना एक जगह पे, जहाँ से ली थी वहीं पे सब कुछ छोड़ देना, यानी अनेक को एक कर देना। अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। ये जो विधि होती है इसके अंतर्गत कई विधियों का उपयोग करते हैं, उसके बाद में किसी समस्या को हम हल करने पर बल देते हैं। हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखा, तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या सिखाना पड़ेगा? वर्णमाला सिखाकर ही तब आप शब्दों का ज्ञान दोगे बच्चों को। तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं, उसके बाद में ही आप जब उनको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तभी आप उनसे बच्चों से क्या करवाओगे? वाक्य बनवाने की प्रैक्टिस उनको करवाओगे या फिर वाक्य बनवाओगे। आगे देखते हैं संश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। कैसी होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर की ये ले जाती है हमें, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्त की जाती है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये बात करता है कौन? संश्लेषण जो गुण होता है। उदाहरण है एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए एक वृत्त इसमें दे दिया गया है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 9 है, ज्ञात है ना ये, तो उसका क्षेत्रफल अज्ञात है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें लेकर के जा रहा है। और दूसरा है सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। ये कैसी है? सरल और सुविधाजनक। क्यों? क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें कोई चीज़ पता होती है, उसके बारे में फिर हमें और अधिक जानकारी लेकर के अज्ञात की ओर चले जाते हैं, फिर उसको पता कर लेते हैं हम उसके बारे में पूरा। जैसे 9 सेंटीमीटर है तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या तो दी है 9 सेंटीमीटर, उसी के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। इसीलिए कहा गया है कि सरल और सुविधाजनक विधि यह मानी जाती है। आगे देखते हैं
समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है और क्या करती है, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि ज़्यादातर गणितीय समस्या का समाधान किस विधि के उपयोग से किया जाता है। गणितीय समस्याओं का समाधान किस विधि के उपयोग से किया जाता है, तो याद रखना संश्लेषण विधि के उपयोग से किया जाता है गणितीय समस्याओं का समाधान। आगे देखते हैं इसके दोष कौन कौन से हैं। रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, सबसे बड़ा दोष यही है कि आपको कहीं पर रटने वाला कुछ मिल जाए तो वो दोष ये समझ लो, रटना कहीं पर भी सुटेबल नहीं है, कहीं पर भी सटीक नहीं बैठता है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। रटने की क्षमता पर ये बल देती है, इसीलिए अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है बच्चों को। आगे देखते हैं, आगे है प्रयोगशाला की विधि। प्रयोगशाला में जो आप लोग देखते होंगे स्कूल कॉलेजों में प्रयोगशालाएं बनी होती हैं, उसकी विधि है ये। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये प्रयोगशाला विधि करनी है तो प्रयोगशाला की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीक़ों से हल करते हैं। अब आप प्रयोगशाला में जाओगे तो वहाँ पर क्या होते हैं, कई तरीके के उपकरण रखे होते हैं, तो अपनी समस्या को हम यांत्रिक तरीक़ों से हल कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, है ना। तो इस प्रकार से हमें अपनी समस्याओं को प्रयोगशाला में हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यांत्रिक तरीक़ों से हल करने की ज़रूरत होती है। याद रखना इसको, समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला की विधि कहते हैं। आगे देखते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं। रुचिकर विधि है, ये जो विधि है कैसी है, रुचिकर है, आपको मज़ा आएगा करने में। क्यों आएगा, क्योंकि आप प्रयोगशाला में जाओगे, वहाँ पे कई प्रकार के उपकरण देखोगे, नई नई सी गैसें देखोगे, नए नए से हर चीज़ देखोगे, तो आपको काफ़ी रुचि आएगी उनको देखने में, समझने में, करने में। आगे स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, ये स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, और तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। जब आप प्रयोगशाला में जाते हो तो आपकी तर्क क्षमता बढ़ती है, बातचीत करने की और क्वेश्चन पूछने की क्षमता का विकास होता है। आगे देखते हैं इसका दोष कौन सा है, खर्चीली विधि होती है। ये कैसी विधि है, काफ़ी खर्चीली विधि है। अब खर्चीली क्यों है, आपको पता ही होगा कि उपकरण जो है महंगे आते हैं, प्रयोगशाला बनाना भी महंगा होता है। मान लो बच्चे कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ टूट गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसीलिए कैसी विधि, खर्चीली विधि है। कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों के लिए 200 उपकरण कहीं पर भी उपलब्ध आपको नहीं मिलेंगे प्रयोग करने के लिए, इसीलिए जिस कक्षा में कम बच्चे होते हैं उसी कक्षा के लिए ये विधि सुटेबल रह सकती है, प्रयोगशाला की विधि। यही सब इनके दोष हैं ये दोनों। आगे देखते हैं, आगे है समस्या समाधान विधि। अगली विधि है समस्या की समाधान विधि। देखते हैं कौन सी विधि है ये और किस प्रकार से समस्या का समाधान करेगी। समस्या समाधान विधि देखते हैं, किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना होता है, क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत क्या आता है, लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है। ये सब क्या है, समस्या समाधान विधि है, ये देख लीजिए एक बार और आप लोग। आगे है प्रयोजन विधि। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। आप याद रखना, प्रयोजन की विधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप याद रखेंगे, एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेता है और अपनी समस्या को हल करने में क्या करता है, अपने आप की मदद करता है और तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। आगे देखते हैं, इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, प्रयोजन पूर्ण कार्य करने पड़ते हैं अगर आपको अपनी समस्या का इस विधि में हल खोजना है। तो आगे है व्याख्यान की विधि। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। कैसी है, शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, व्याख्यान की विधि। आप इसको याद रखना कि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी, क्वेश्चन बनेगा शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है, तो आप आंसर करेंगे व्याख्यान विधि। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। आप ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है विचार विमर्श की विधि। आगे कौन सी है, विचार विमर्श की विधि। इस विधि में
बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। विचार विमर्श की विधि कैसी है? इसमें अध्यापक और बालक यानी कि अध्यापक और वो जो होते हैं बच्चे होते हैं, जो दोनों मिलकर के आपस में अपनी जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। आगे है असंधान विधि। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। क्या है ये? अनुसंधान विधि है। ये कैसी विधि है? असंधान विधि कैसी है? बोधपूर्वक किए गए प्रयत्नों से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान या असंधान विधि कहलाती है। तो आप लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों, और लाइक कर लीजिएगा एक बार सभी लोग अगर अच्छी लगी हो क्लास तो, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और अच्छी तरीके से करते रहिए। बाय बाय।